सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, सबसे अहम केस जो कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आज भी मीडिया में ख़बरों की जीनत वही रहा और वो इसलिए कि कल हमने DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा कि 102 अफराद का ट्रायल इस वक्त मुख्तलिफ स्टैंडिंग कोर्ट्स में मुल्क भर में जारी है और ये ट्रायल चलता रहेगा, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन आज हमने देखा कि अटार्नी जनरल की तरफ से जो इससे पहले बयान दिया गया था कि अब तक किसी सिविलियन का ट्रायल उसका आगाज़ नहीं हुआ, उन्होंने आज दोबारा से उसको असर्ट किया और बजाय इसके कि हम ये देखते कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद कोई तब्दीली आती मौक़िफ़ में, लेकिन वो नहीं आ सकी। और हमने देखा यही कि उन्होंने ये कहा कि किसी सिविलियन का ट्रायल किसी कोर्ट में फ़िल वक्त नहीं चल रहा और 102 अफराद वाली जो बात है ये इनका ट्रायल अभी इसका शुरू आगाज़ नहीं हुआ। और ये भी उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन PTI के वकील थे वो यही कहते पाए गए कि DGISPR और अटार्नी जनरल के जो बयानात हैं इसमें एक तज़ाद देखने को मिल रहा है और ये पॉइंट उन्होंने इस सारी केस की समाअत के दौरान पुटअप भी किया। साथ साथ ये भी हुआ कि जो फौरी हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया सुप्रीम कोर्ट ने और इस सारी समाअत का अहवाल तो हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन क्रक्स यही था कि ईद के बाद तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है। ये कहा गया है कि ईद के बाद जो पहला हफ़्ता होगा उसमें हम तारीख़ का ऐलान करेंगे। इसके अलावा अगर इकॉनमी की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो मैशत है वो अब भी मसाइल से दो चार है और वे फॉरवर्ड दिखाई नहीं दे रहा। शरह सूद के हवाले से एक बुरी खबर ये है कि 22% तक पहुँच चुकी और इस पर रिएक्शन भी आ रहा है। स्टेट बैंक ने ख़ुद ये कहा है कि महंगाई में इससे इजाफा होगा। साथ साथ ये बात भी सामने आई है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि शरह सूद में जो इजाफा है उससे कारोबार को बहुत नुकसान होगा, इसके अलावा सनत जो है वो भी मुतासर होगी। और दूसरी जानिब जो हुकूमत का इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है देखना यह है कि वो कितना कारगर साबित होता है मुल्क को इस मुआशी भंवर से निकालने के लिए। साथ साथ अगर पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो उसका जो महवर है वो पाकिस्तान नहीं, वो दुबई बन चुका है। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो साहब मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब की भी वहाँ पर आमद की बात की जा रही है। ओन चौधरी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो बहुत सी मुलाकातों के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उनको डिनाई भी किया जा रहा है। साथ साथ इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। सदीक जान हमारे फेलो एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद। सदीक, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग इस चीज़ को रिफ्यूट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मुलाकातें हैं ये नहीं हो रही। इस पर जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। आप ये बताइए कि जो मुलाकातें हो रही हैं दुबई में, कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब रॉयल्टी से भी मिल रहे हैं, जो वहाँ की रॉयल फैमिली है उनके अफराद से। इसके अलावा कुछ आलमी शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन आपने इसको डिनाई किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो शख्सियात हैं उनके दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। मीडिया तो कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और कोइंसिडेंट कहें या जो भी आप उसका नाम दें कि उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं और मरीम नवाज साहब भी मौजूद हैं दुबई में। इसमें मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि जी वहाँ पर कोई मुलाकात, देखें कोई ऑफिशियल ऐसी मुलाकात नहीं है, कोई ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं है जिस पे मुलाकात है। हमारी कोई टीम पार्टी की दोनों तरफ से कोई पार्टी की टीम भी जो है वो दुबई में मौजूद नहीं है। मतलब है कि हमारे पार्टी लीडरान जो सेकेंडरी लीडरशिप है और अगर दुबई में मौजूद है तो मुलाकातें, देखें पहली तो काफी मुलाकातें हो चुकी हैं और मुलाकात करना में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एज सच कोई शेड्यूल मुलाकात नहीं है। अच्छा। और जब पॉलिटिशियंस बैठते हैं आपस में तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होगी, सियासत की बातचीत करेंगे, तो एज सच कोई शेड्यूल नहीं है। हम भी आपकी चैनल पे और दूसरे चैनल पे देख रहे हैं मुख्तलिफ खबरें, कोई एक खबर आ रही है, कोई दूसरी खबर आ रही है, लेकिन ऐसी एज सच कोई ऑफिशियल ऐसे वो नहीं है। उनकी कोई मीटिंग जो है वो पहले से टाई अप नहीं है
तो बाकी ऐसे मुलाकात में कोई हर्ज नहीं, अगर दो लीडर्स मिलते हैं आपस में तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ओन चौधरी साहब का वहाँ जाने का प्लान और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की वहाँ पर आमद की बात जो हो रही है और इन सब शख्सियात का एक ही शहर में मौजूद होना, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, ओन चौधरी साहब गए हैं, उनकी अपनी पार्टी है और जी वो स्पेशल असिस्टेंट भी है प्राइम मिनिस्टर की और उनकी अपनी जमात भी है। दोनों वो क्या किस उस पर गए हैं वो तो ओन चौधरी साहब बता सकते हैं, उनकी जमात ही बता सकती है। लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपको मौक़िफ़ दे सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हमारा कोई ऐसा शेड्यूल्ड मीटिंग्स नहीं है और इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। जी सदीक जान, और अगर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, ईद पे जा रहे हैं, उससे पहले जा रहे हैं, तो उनका अपना वो है, उसमें वो नहीं है कि मैं नहीं कह सकता शहबाज शरीफ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ये कि हमारी कोई ऑफिशियल और सच जो है मीटिंग नहीं है उसकी। जी सदीक। फैसल साहब ये बताएं कि आजकल एक बहुत ज़ाहिर बात चल रही है, कोर्ट में केस भी चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी का बतौर जमात इस पर क्या मौक़िफ़ है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किसका ट्रायल? सिविलियंस का सर, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल। जो 9 मई को देखें सदीक जान साहब, जो 9 मई को वाक़यात हुए पाकिस्तान की तारीख में पहले से वाक़यात हुए, और अगर आप देखें कि उससे पहले जो अगर अदालतों में जो ट्रायल्स चल रहे थे जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातों को बहुत रिजर्वेशन भी थी, ऐसे ट्रायल तो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी नहीं हुए। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड आते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से उनको VIP गेट से लाया जाता है और स्पेसिफिकली उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जज की ख्वाहिश के मुताबिक लाया जाता है, फिर उसको पुलिस लाइन में एक रेस्ट हाउस में रखा जाता है और उनको तंबीह की जाती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इतनी मुलाकात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख में, वाली तारीख में पहले कभी ऐसा किसी मुजरिम के साथ जो है कोई ऐसा जो है वो सलूक नहीं हो जो कि पहली दफ़ा हुआ है। अब क्योंकि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं, जिसपे GHQ हो या और कमांडर हाउस है या जो हमारे जो है वो उनकी जो है तारीखी चीज़ें हैं जिसको आप देखें दिवाली में जो है जहाज़ है उसके ऊपर, ये हमारी तारीखी चीज़ें हैं। ये 75 साल में दुश्मन भी काम नहीं कर सके, लेकिन जो चीज़ें वो उनकी हैं, उनके ऊपर इंस्टॉलेशन पे अगर हमले हुए हैं तो डेफिनेटली उनका ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट में होगा। क्योंकि आप देखें कि सिविल कोर्ट की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, जो मैंने आपको बयान की है। तो जो देखें मिलिट्री एक्ट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, उसको भी चलेगी। फिर बात यह है कि आज जो वकला जो यानी पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है, यानी पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है इस चीज़ को कि मिलिट्री कोर्ट में ही इनका ट्रायल होना चाहिए 9 मई के हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वज़रा भी उस कैबिनेट का हिस्सा हैं और हमने चीज़ को एंडोर्स की। फैसल साहब ये बताइए कि अच्छा कुंडी साहब ये भी बता दें। ठीक है जी सदीक बोलिए। अच्छा सॉरी कुंडी साहब ये बताइए कि एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो दोनों इसमें पिटिशनर, यानी एक पिटिशनर हैं दूसरे उनके वकील हैं, तो क्या पार्टी ने वाकई उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी है या उनका स्टेटस क्या है इस वक्त पीपल्स पार्टी में लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी ऑफिशियली कोई बुनियादी रुकनीत ख़त्म नहीं की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी बिल्कुल उनकी लीडरशिप जो सेक्रेटरी लीडरशिप है उनको इस चीज़ पे बिल्कुल डेफिनेटली गुस्सा है। उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस पर जो है वो लीडरशिप के कोई इजाज़त से जो है वो वकील किसी के लिए बने या किसी और पार्टी PTI के चेयरमैन से जो मुलाकात उनकी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कोई मतलब पूछे बगैर के, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेक्रेटरी लीडरशिप है उनको बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात डेफिनेटली है। लेकिन आपके चैनल की मीन्स मीडिया पे चीज़ें चल रही थी कि शायद उनकी जो है वो रुकनीत ख़त्म कर दी गई है, बुनियादी रुकनीत, तो ऐसा सच ऑफिशियली कोई बुनियादी रुकनीत ख़त्म नहीं की। फैसल साहब ये जो आपने एक तजाद भी हमने देखा है एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, आपका क्या ख्याल है कि फ़ौजी अदालतों पे जो अथॉरिटी है, जो माउथ पीस है, वो तो ISPR ही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बताया गया कि 102 अफराद का ट्रायल जो है वो जारी है और अटॉर्नी जनरल उससे बरक्स तस्वीर पेश कर रहे हैं कोर्ट में और अपने बयान पे स्टैंड कर रहे हैं कि किसी का ट्रायल नहीं हो रहा। क्या लगता है क्या हो रहा है, ये रेकनसाइल क्यों नहीं कर रही स्टेटमेंट्स आपस में? मुझे अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट का नहीं पता, लेकिन मैंने बिल्कुल उसकी मैं स्टेटमेंट चेक करूँगा। मैंने SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ हिस्से उसमें देखे हैं। देखें, आपको भी ये है कि पता है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में जो है हमारा जो है वो रियासत से बहुत से गिले शिकवे शायद होंगे,
शुज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कर्ज से लेके मोहतरमा की शहादत तक। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी अपने पार्टी के वर्करों को या अपने लीडरों को ये नहीं कहा कि आप जाकर GHP पे हमला करें, या आप जाकर प्रेसिडेंसी पे हमला करें, या आप जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला करें, या आप जाकर ऐसा काम करें जो हमारे मुल्क के लिए बदनामी का बायस हो, जो दुश्मन हमारे नहीं कर सके और आज जाकर हम करें। तो ये चीज़ें अगर आपने आर्मी उस पर की हैं तो उसमें आर्मी ट्रायल से होगा आपका। अगर आप कहें कि आपने ये काम किया और आपको जो है आप कह दें कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, तो इसका जो लोग फख्र महसूस करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये फख्र महसूस करने की बात नहीं है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है और बिल्कुल होना चाहिए, और ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा काम नहीं करे। देखिए ये चीज़ें हम सियासत करेंगे, हम एक दूसरे को सियासत तो पीटीआई ने बहुत की, बहुत गालम गलोच की, पॉलिटिक्स भी की, बहुत अपने नौजवान नस्ल को जिस तरीके को जिस जगह को उन्होंने चलाया हुआ था, जिस किस्म के भी हुआ, लेकिन कभी भी ऐसी पॉलिटिक्स कभी भी किसी जमात ने नहीं की जो पिछले 9 में खासकर आपने देखी। जी सदीक, ये बताइए जो इस वक्त मुआशी जो फैसले हुए हैं जितने भी अब तक जो इसाक साहब ने किए हैं जब से वो आए हैं, उन तमाम में क्या पीपल्स पार्टी का 100% इनपुट लिया गया था? आपका इनपुट है, और आप जो भी मुआशी तौर पे कोई चीज़ अच्छी हुई है या बुरी हुई है तो आप ख़ुद को उसमें बराबर का शरीक समझते हैं कि बिल्कुल आप बराबर के ज़िम्मेदार हैं? अगर कोई अच्छी चीज़ हुई है तो आपको क्रेडिट जाना चाहिए, अगर कुछ बुरी हुई है तो उसके भी आप भी जिम्मेदार हैं उतने ही जितनी नून लीग है। जो ये इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी सियासी जमातें इस जो है वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। इस हुकूमत के फैसलों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन करेगी और तमाम सियासी जमातें ऑन करेंगी। इसमें मशावरत डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मशावरत का हिस्सा होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उनको जो है अपनी तजावीज़ देती है। हुकूमत का काम है कि उस तजवीज़ को माने या ना माने, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती है जिसको माना भी जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये नहीं, जो अच्छे काम है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन करती है, और जो कर्ज फैसले हैं जो जिस मतलब है उस पर जो पीपल्स पार्टी उसको नहीं करती, तो ये बात गलत है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तारीख जमातों का कि हम इस चीज़ को ऑन करें। फैसल साहब, आपने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मौक़िफ़ दिया है, इस लिहाज से तो फिर अगर एक पार्टी का मिलिटेंट विंग है तो उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ना फिर तो। सो डू यू सपोर्ट द बैन ऑन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली? देखिए, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हम ये नहीं कहते कि अच्छे बुरे लोग नहीं होते। इसमें ये है कि देखिए, हम कहते हैं कि पीटीआई में भी लोग होंगे, ऐसे सियासतदान होंगे जो कि जमहूरी लोग हैं, जो कि मतलब अपराइट लोग होंगे। हम ये नहीं कहते किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए, हम कहते हैं अच्छे लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, अपनी पार्टी को जो है आगे ले जाना चाहिए। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि पार्टी बैन होगी तो कोई हमें उसमें फ़ायदा होगा। तो शाह महमूद साहब इन अच्छे लोगों की फहरिस्त में आते हैं, क्योंकि वो आज कह रहे हैं कि आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए दुबई बैठे हुए हैं, इस वक्त मुल्क के मसाइल डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए, अच्छी बात है, शाह महमूद को मुल्क के मसाइल का पता चल गया है कि उसको उनके मुल्क के मसाइल क्या। पहले तो अपना वो एतमाद पाकर अपनी पार्टी के अंदर मिल जाते हैं, उनकी पार्टी के अंदर अपना कोई उनका वो है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब हम पे तनकीद नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? उनकी पॉलिटिक्स ही ये है कि वो हमारे पर तनकीद करें, और उनका बनता है कि वो पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि उनके तो और ठिकाना है नहीं। उनका जो है वो फिर अगर वो नहीं होंगे तो उनका भी फ्यूचर, मेरे ख्याल उसकी भी पार्किंग लॉट जो है वो इस्तेकाम पार्टी होगी कि बाकी पार्टी से उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। या तो उनका भी सियासत जो काम करना चाहते हैं करें, और जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की जमात में जो चीज़ें छोड़ के गए, जो गम छोड़ के गए, उसी को हम जो है वो ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। और उनकी अपनी मर्जी होकर अपनी पॉलिटिक्स और अपनी बयानात दें, क्योंकि वो बयानात नहीं देंगे तो वो सियासी तौर पर कैसे जिंदा रहेंगे। ठीक है जी सदीक। गुंडी साहब, ये बताइएगा कि आपने आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि KPK में जिस तरह से मामला चल रहे हैं, वहाँ पे गवर्नर KPK जो कुछ कर रहे हैं उस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं या अभी वो तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं और पंजाब में भी हैं। हमने अभी भी कहा है कि हमारे जो है तहफ़्फ़ुज़ात, जो खैबर पख्तूनख्वा में वार्ड के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी पार्टी की लीडरशिप के सामने उन्होंने रखे हैं, चाहे वो जो डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, चाहे बाकी हवालों से, उसको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डेफिनेटली तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि हमने पहली दफ़ा देखी है कि कोई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें आई हों, वो डेवलपमेंट काम भी कर रही हैं, वो हिदायतें भी कर रही हैं, और वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी चलो शुरू में तो हो जाती है, लेकिन इतने लेवल पे ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हमने कई दफ़ा निगरान हुकूमतों में देखा है। निगरान हुकूमतों का काम होता है कि निगरानी करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। फैसल साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये पोस्टिंग एक सेकंड ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, लेकिन इस किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग जो मखसूस के लिए हों,
तो मैं समझता हूँ कि वो निगरान हुकूमत जो है वो जो है प्री पोल इंजीनियर जो है वो बंदी कर रही है। उस पर ये चीज़ नहीं, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ात है और हमने लीडरशिप को इस पर आगाह किया और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि चीज़ जो है ये एमिकेबली जो है वो सॉल्व हो जाए। फैसल साहब, शॉर्टली सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई डिस्कशन इन प्लेस नहीं है? कोई एडजस्टमेंट अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अभी तक जो है वो ऑफिशियली कहें या संजीव से अभी तक कुछ नहीं किया। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और बाकी लीडरशिप ने फैसला करना है कि हमने इलेक्शन में जो है वो सीट एडजस्टमेंट करनी है, इत्तेहाद करना है या सोलो फाइट करनी है। इत्तेहाद तो मुश्किल चीज़ हो जाएगी क्योंकि मैं समझता हूँ कि 12-13 जमातों का इत्तेहाद और फिर सीटें एक दूसरे के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हालात होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद स्टेटमेंट पे बात शायद नहीं भी बन जाए, अदरवाइज जो है वो ठीक है। फैसला होना भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल को हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद जो दुबई में पॉलिटिक्स चल रही है, पाकिस्तान की अहम शख्सियात मौजूद हैं, उसको डिस्कस करेंगे और इकॉनमी की बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से समाअत हो रही थी उसको हमने डिस्कस किया और इसमें जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से फुल कोर्ट बनाए जाने के जो रिमार्क्स थे वो खासे अहमियत के हामिल हैं। और इसके साथ साथ जो हमने अटार्नी जनरल की तरफ से जो आर्ग्यू किया गया कि वजारत दिफा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कन्फर्म हो सकता है कि 102 अफराद का ट्रायल अब तक नहीं हो रहा। इसी पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। जुल्करनैन, इस समात में आज के जो फीचर्स थे, जो अहम नुकात थे वो क्या रहे? क्योंकि एक तो फुल कोर्ट के हवाले से भी बात हुई और फिर अटॉर्नी जनरल का जो गुज़श्ता समात में बयान था उस पर ड्रामेटिकली वो स्टैंड कर रहे थे, इवन दो कि DGISPR ने उसको रिफ्यूट किया। हाँ, देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आज 3 दफ़ा ये बात अपनी दोहराई कि मैं अपने उस बयान के ऊपर कायम हूँ और वजारत दिफा के जो मुतलका लोग हैं उन्होंने कहा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कहते हैं मैंने उस वक्त ही फ़ौरन मुतलका हुकाम को कॉल की और उनसे इस हवाले से दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि अभी तक मामला इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर है, अभी किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि DGISPR जैक ब्रांच से उनका वो नहीं होता शायद इतना रब्ता, इसलिए शायद वो टेक्निकली इस चीज़ को समझ नहीं सके। नॉर्मली होता यही है कि जब कोई लोग गिरफ्तार हों तो लोग ये समझते हैं कि उन पर मुकदमा बन गया या मुकदमा चल रहा है, जबकि टेक्निकली ट्रायल उस वक्त स्टार्ट होता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। और जो आर्मी एक्ट के रूल्स हैं उसका रूल 19 ये कहता है कि जब आपने ट्रायल उस वक्त आपका आगाज़ होगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट मुल्ज़िम के हवाले की जाती है। 24 घंटे पहले अदालत बैठती है और उसको बताती है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है। अगर वो अपने इल्ज़ाम को कबूल कर लेता है तो बात अलग होती है। अगर वो अपने इल्ज़ाम जो उसके ऊपर आयद किए गए उनसे इनकार करता है, यानी इतराफ़ जुर्म नहीं करता, उसके बाद फिर उसको 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है वकील करने के लिए। वो बाहर से जिसको भी अपनी पसंद का वकील जो चाहे वो मुकर्रर कर सकता है, फिर ट्रायल का आगाज़ होता है। तो बेसिकली टेक्निकली ट्रायल का मरला अभी नहीं आया जो अटॉर्नी जनरल जैसा बता रहे थे, लेकिन ओवरऑल यही है कि जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं वो अंडर ट्रायल कंसिडर होते हैं। ये इसलिए से थोड़ी सी टेक्निकल बात थी जिसको शायद वो एक्सप्लेन प्रॉपरली शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सका था, ना इतनी डिटेल में किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था। तासुर यही होता है कि जब कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसका ट्रायल हो रहा है, लेकिन टेक्निकली ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ था। ये बात अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तफसील से और वजाहत के साथ बताई है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब क्योंकि अभी ये स्टेज नहीं आई और ना ईद की छुट्टियों में ऐसा इम्कान है कि ट्रायल होगा आगे चल के, क्योंकि समाअत मुलतवी हुई है जुलाई के तीसरे हफ्ते तक कि ईद के बाद 2 वीक्स तक तो बेंच ये पूरे 6 रुकनी बेंच अवेलेबल नहीं होगा। तीसरे वीक में जाके अवेलेबिलिटी आएगी। उस वक्त तक उन्होंने कहा कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। अटॉर्नी जनरल का कहना था इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर ट्रायल स्टार्ट होता है या नहीं, इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उस पर चीफ जस्टिस ने जो दरख्वास्त गुजारान थे उनके वकला को कहा कि बेंच तो ऑल्दो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मैं और उनका जो एक बेंच है चीफ जस्टिस का वो आइंदा हफ्ते से अवेलेबल होंगे। तो इस हवाले से जो भी फिर मुमकिन हुआ या अगर कोई सूरत हाल बनी तो उसको उस टाइम के ऊपर चीज़ सामने आने पे देखा जाएगा। दूसरी जहाँ तक फुल कोर्ट की बात है, फुल कोर्ट का मामला अदालत में दौरान समाअत नहीं आया, बल्कि आज जो 23 जून की समाअत हुई थी जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इनिशियली ये फिगर्स दिए थे कि 102 अफराद पाक फौज की तहवील में हैं और इस्लामाबाद में कोई मुल्जिम भी नहीं है 9 मई का साने का,
जबकि पंजाब में 606 हैं, 172 जो हैं वो उसमें हैं, सिंध में हैं, एक मुलजिम KPK में है। इस हवाले से जो उन्होंने तफसीलात अपनी नीति जमा करवाई थी उसका जिक्र है। उसके साथ ही 23 जून का ये नोट है जस्टिस याहिया अफरीदी का, जिसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से लिखा कि वो अलग हुए हैं। उन्होंने भी अपने नोट में फुल को कहा था कि मुनासिब होगा कि फुल कोर्ट इस मामले पे बनाई जाए। तो मैं इस थॉट को सेकंड करता हूँ कि इस पर फुल कोर्ट बननी चाहिए। लेकिन 23 के बाद से अहम बात आपको ये बताऊँ कि 23 के बाद से 2 समातें हुई हैं, एक 26 की और एक 27 की। इन दोनों समातों में जस्टिस याहिया अफरीदी मौजूद रहे। अगर उन्होंने इतराज़ करना होता उन्होंने अपनी एक राय का इजहार ज़रूर किया है, और ये बेस्ट तरीका था कि वो अपना तहरीरी तौर पर अपने एक नोट में, इजाफी नोट में, जिस तरीके से जो जैसे कहा जाता है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, उन्होंने अपने एक नोट के ज़रिए अपनी बात को पहुँचाया है, ना सिर्फ पब्लिक तक बल्कि जजेस तक भी, जो बेस्ट तरीका था, बजाय इसके कि वो कोर्ट के अंदर बैठ के ये बात करते और फिर से एक तासुर बनता कि जैसे बेंच टूट रहा है। उसके बाद 2 समातें हुई, वो दोनों के अंदर मौजूद रहे और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते रहे। असरअंदाज नहीं होगी, ये कहना है आपका। सदीक, आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? आप भी कोर्ट्स को कवर करते रहे हैं। ये केस जिस तरह से डेवलप हो रहा है कि पिछली समात में हमने देखा चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अगर तो मुल्की सलामती का मामला है तो इस पर तो ऑब्वियसली जो फ़रीक है वो जो है वो आर्म फोर्सेस को ही होना चाहिए। अब क्या लग रहा है कि किस तरफ ये मामला जा रहे हैं? देखिए, बहुत से रिमार्क्स ऐसे होते हैं जिनका पस मंज़र या वो किस तनाजुर में बात हो रही थी वो नहीं होती, तो एक जुमले को लेके और तासुर कुछ और बन जाता है। लेकिन क्योंकि आज की हियरिंग में मैं मौजूद नहीं था तो मैं चाह रहा हूँ कि जुल्कुरनैन साहब से एक सवाल कर लूँ कि जुल्कुरनैन साहब ये बताएं कि आज कोई ये भी बात हुई कि जो इस वक्त मिलिट्री की हिरासत में लोग हैं, तहवील में हैं 102 लोग, उनके नामों की लिस्ट की बात हुई और साथ उनको फैमिली से मिलवाने के हवाले से, फ़ोन पे बात करवाने के हवाले से, ये सारी चीज़ें थी, ये ऑब्जर्वेशन थी या अहकामात थे? इस पे थोड़ा सा आगाह कर दें। देखिए सदीक, जैसे कल अदालत ने कहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस लेके बताएं कि जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनका उनकी फैमिलीज़ के साथ रब्ता है या नहीं, क्योंकि वकला की जानिब से भी कहा गया था अभी तक तो पता ही नहीं है कि कौन गिरफ्तार है कौन नहीं है। सिर्फ 102 लोगों का फिगर हमें दे दिया गया, उनके नाम सामने नहीं आए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज फहरिस्त देने की यकीन दहानी कराई थी, वो उन्होंने अदालत में पेश कर दी। उसमें तमाम 102 अफराद के नाम हैं जो फ़ौज की तहवील में और किस किस शहर में वो हैं, ये तफसीलात भी उसमें दी गई थी। इसके अलावा फिर अटॉर्नी जनरल पब्लिक भी हुई है या नहीं? पब्लिक करने के हवाले से अदालत ने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया फिलहाल। और अटॉर्नी जनरल ने कहा था मैं इस हवाले से जो मुतलका महकमा है यानी फ़ौज पाकिस्तान और वज़ारत दिफा हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लूँगा कि उनकी तफसीलात फ़िलहाल पब्लिक करनी है या नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक आम ऑब्जर्वेशन इस मौके पर दी। उन्होंने कहा कि जिन पेरेंट्स को अभी पता नहीं है कि उनके बच्चे अरेस्ट हो चुके हैं, तो उनमें जब ये लिस्ट अगर अदालत अभी फौरी तौर पे पब्लिक करती है या अगर अटॉर्नी जनरल इसको पब्लिक करते हैं तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कहाँ है, उनकी मुलाकात कैसे होगी। अटॉर्नी जनरल ने फिर ये कहा कि हुकूमत और वजारत दिफा और फ़ौज पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर तैयार हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनका उनके अहल खाना से रब्ता करवाया जाएगा। हफ्ते में एक दिन मुलाकात के लिए भी मुकर्रर किया जा सकता है जब उनके अहल खाना आके जो मुल्ज़िमान हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि घर का खाना लाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे एक सिक्योरिटी खदशा होता है कि अगर खाने में कोई चीज़ मिली हुई हो तो खाने से पहले चेक नहीं हो सकता। ऐसी कोई लेबॉर्ट्री अवेलेबल नहीं है जो खाने को ये चेक कर सके कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं मिली हुई। अलबत्ता उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान को कोई फ्रूट वगैरह अगर जो फैमिली ला के देना चाहे तो वो फराम कर सकती है, कपड़े दिए जा सकते हैं उनको तब्दील करने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई रीडिंग मटीरियल उनको चाहिए, वो अखबार चाहें या बुक्स पढ़ना चाहें तो वो उनको फराम की जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जेलों में तो बाकायदा निज़ाम है, हर एक कैदी को जो मिनट्स हैं वो अलॉट होते हैं, तो उन मिनट्स के अंदर वो अपने घर का जो एक नंबर उन्होंने फिक्स करवाया होता है उस नंबर के ऊपर वो कॉल कर सकते हैं। पूरे महीने के नंबर अलॉट होते हैं, तो क्या ऐसा कोई सिलसिला है वहाँ पर भी? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंस्ट्रक्शंस लेके बताएंगे और कि उस हवाले से क्या और क्या नहीं। अलबत्ता खाने के हवाले से उन्होंने कहा कि अच्छे मेयार का खाना तमाम जो डिटेनीज़ हैं उनको फराहम किया जा रहा है। ये मामला हुआ था जो बिल्कुल। इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी कुछ नुकात जो हैं वो ज़ेर बहस रहे हैं रिमार्क्स में, और इसके साथ साथ ये भी कि जो जंग की सूरत हाल है उसमें ICJ को भी कोर्ट किया गया, ये भी कहा गया कि सज़ाए मौत भी जो है वो इंटरनेशनली मिलिट्री कोर्ट्स के अंडर हो सकती है, तो इस पर क्या बहस रही वहाँ पे? देखिए, इंटरनेशनल मिलिट्री कोर्ट का नहीं था, वो ये था कि जो आर्मी एक्ट है उसके तहत सजाए मौत भी हो सकती है बाज़ जराइम में। इस पे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या जो मौजूदा दफ़ात लगाई गई हैं
इनमें किसी को सजाए मौत हो सकती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है ज़ेर हिरासत अफराद में जिसको कि सजाए मौत हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने कानून का रेलिवेंट सेक्शन पढ़ के बताया कि इसमें या सजाए मौत होगी या उम्र कैद होगी, तीसरी किसी सज़ा का जिक्र नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नो कैपिटल पनिशमेंट, इस बात की मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दहानी करा रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई जो अलबत्ता उन्होंने कहा कि सजाए मौत सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर कोई इंटरनेशनल किसी मुल्क का कोई स्पाई हो या किसी जो इंटरनेशनल इदारे हैं या इंटरनेशनल जो मुल्क दुश्मन हैं उनके साथ अगर उसका कोई रब्ता हो, कोई एजेंट वाला किरदार या जासूसी का किरदार सामने आएगा, उस सूरत में उन्होंने कहा कि सजाए मौत का जो है ना कानून उसको अमल में लाया जाएगा और वो दफात लगाई जाएंगी। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो पूरे हक़ाइक़ हैं अदालत के सामने अब तक नहीं रखे गए। लाहौर की सिर्फ 2 FIRs हैं जिनकी बेस के ऊपर पूरा मुकदमा दरखास्त गुजारान ने पेश किया है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक किस अंदाज में होगा इन मुल्जिमान के ऊपर, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और मज़ीद मुकदमात हैं वो अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूँ। जब तक वो सामने नहीं आएंगी मेरे लिए मुश्किल होगा कि अदालत को हुकूमत का केस समझा सकूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स मैं चैम्बर में जमा करवा दूंगा ताकि बाद में जजेस उसको पढ़ के आएँ और आइंदा समात पर उनके सामने वो मटीरियल हो जिसको मैं रेफ़र कर सकूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैं बाकी जो अमूर थे डिटेनीज़ के जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनकी सहूलियात के हवाले से उसके ऊपर तो बात हुई। अब डॉक्यूमेंट्स जब अटॉर्नी जनरल प्रोड्यूस कर देंगे, बेंच को दे देंगे, उसके बाद फिर किस तरीके से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक इन मुजाहिरीन पे, इन मुल्जिमान पे हो सकता है और किस बेस के ऊपर ये सारी कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत और फौजी अदालतों में की जा रही है, इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। जबकि इरफान कादिर जो वज़ारत दिफा के अलग से वकील हैं वो वज़ारत दिफा के मौक़िफ़ से अदालत को आगाह करेंगे और कभी इम्कान है कि इरफान कादिर जैसे TV इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि वो एतराज़ करें सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसके ऊपर उस मौक़िफ़ की बुनियाद पर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने पहली हियरिंग के ऊपर अपनाते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी। सदीक अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टोरी पे मूव करना है हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी एक सवाल मैं कर लेता हूँ। जुलैन साहब ये बताएं कि आज इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने जिक्र किया, वो क्या मामला था और क्या उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी? देखिए, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया कि कोई भी सहाफ़ी और वकील इस वक्त किसी हुकूमती इदारे की तहवील में नहीं है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक वकला की हद तक तो कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपकी ज़ाती तौर पर यह जिम्मेदारी होगी कि आपने प्रोटेक्शन देनी है लॉयर्स को कि किसी लॉयर को हिरासत ना किया जाए किसी भी सूरत में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगला टॉपिक जर्नलिस्ट का है, मैं उसी तरफ भी आऊँगा। तो अटॉर्नी जनरल ने नाम लिए बगैर कहा कि एक जर्नलिस्ट है जिनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा, तो हुकूमत की पूरी मुआवनत के लिए तैयार है उनको तलाश करने के लिए। तो चीफ जस्टिस ने फिर नाम लिए कि क्या आप इमरान रियाज का जिक्र कर रहे हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वो बिल्कुल इमरान रियाज का जिक्र कर रहे हैं और ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि इमरान रियाज इस वक्त किसी भी हुकूमती इदारे की तहवील में नहीं है, अलबत्ता हुकूमत उन मुआवनत करने के लिए तैयार है उनकी तलाश में। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या ही अच्छा होगा कि 2 दिन बाद ईद है तो जो इमरान रियाज हैं वो ईद पर अपने अहल खाना के साथ हों, तो एक कितनी खुशी की बात होगी। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर मिसाल दी मैं डॉक्टर महरीन बलोच के केस की, जो कि सिंध से उनका ताल्लुक है। उनकी अपने शौहर के साथ सेपरेशन हुई थी, उनका शौहर उनकी दोनों बच्चियाँ लेके तो लापता हो गया था। सिंध पुलिस उनको ट्रेस करने में नाकाम थी। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब अदालत ने वफाकी हसास इदारों को ये हुक्म दिया कि उनके शौहर को ट्रेस किया जाए तो 1 हफ्ते के अंदर उनके शौहर को ट्रेस करके अदालत में प्रोड्यूस कर दिया गया था। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कैपेबिलिटी है वफाकी इदारों के अंदर, तो लिहाजा अदालत ये तवक्को रखती है कि वो अपनी पूरी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि इमरान रियाज खान भी जल्द अज जल्द बाजियाब होकर अपने घर में पहुँच सकें। ठीक है जुल्करनैन, इस पर आपका जो डिटेल की असिस्टेंस प्रोवाइड की इसने समझने में कि कोर्ट में क्या चल रहा है। सदीक, इसके अलावा अगर मुआशी मामलात की हम बात करें तो शरह सूद अब 22% तक पहुँच चुकी है और हम ये भी देख रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी भी ये कह रही है कि कारोबार मुतासर होगा, इससे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और स्टेट बैंक ने भी ये कहा है महंगाई में इजाफा होगा। दूसरी जानिब इसको अगर हम लिंक करें जो दुबई में मुलाकातें हो रही हैं जिससे डिनाई भी किया जा रहा है और सियासी एक्टिविटी चल रही है, आपको लगता है कि सारी मुआशी सूरत हाल का कोई इदराक है सियासी क़यादत को जो कि दुबई में मौजूद है? देखिए, इदराक जो अब तक दुबई में होने वाली मुलाकातों के हवाले से जो बातें हो रही हैं या जो मीडिया पर रिपोर्ट आ रही है या जो रिपोर्ट किया जा रहा है, उस सारी सूरत हाल में अब तक कोई एक भी चीज़ ऐसी सामने नहीं आई जिसमें यह पता चले कि जनाब वहाँ पे कोई अवामी इशूज़ के ऊपर बात हुई है। वहाँ पे ये बात सामने नहीं आई कि वहाँ पे कोई ये बात हुई है कि पेट्रोल सस्ता करना है, डीजल सस्ता करना है, कोई आटे के हवाले से
देखिए, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हम शायद कल बोल पर इस खबर को ब्रेक करें। मैंने आज खुद ये जाके मुजम्मिल साहब देखा कि जो रेड जोन से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर सुबह 6 बजे से लाइनें लगती हैं और आज आटा आया कुछ शाम को 4 बजे। आप अंदाज़ा लगाएं 10 घंटे तक ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे 10 घंटे तक आटे के लिए इंतज़ार करते रहे। ये आपके शहर इक़्तिदार के रेड जोन से 1.5 किलोमीटर के फासले पर सूरत हाल है, तो बाकी मुल्क में क्या हशर होगा? तो ये कोई इनको आवाम का एहसास नहीं है, कोई इदराक नहीं है। देख लें आप जो सैलरीड क्लास के साथ ये कर रहे हैं, जो बजट में नए टैक्सेस लगे, तो मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। तो सदीक जो डार साहब ने जो कहा था कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, उसका तासुर ये मिल रहा था कि ये नहीं मानेंगे IMF की बात, लेकिन एक एक करके हर जो IMF का मुतालबा था वो मानते भी जा रहे हैं। तो ये किस तरह से चेंज ऑफ हार्ट हुआ है डार साहब का? देखिए इसहाक डार साहब ये बात जितनी बार भी कहते रहे, वो अकेले थे जो ये बात कह रहे थे कि IMF नहीं भी होगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मुजम्मिल साहब, हमारे प्रोग्राम में जितने भी मुआशी तजियाकार आते रहे हैं, दीगर टॉक शोज़ में हम मुआशी तजियाकारों को सुनते रहे हैं, एक मुआशी तजियाकार ने यह बात नहीं कही थी। इवन के जो प्रो समझे जाते हैं हुकूमत के, वो प्रो हैं PMLN के, उन्होंने भी नहीं कहा था कि IMF के अलावा आपके पास कोई और प्लान है, प्लान B क्या है, प्लान C क्या है, कोई पता नहीं था। सब के सब ये कह रहे थे कि IMF में आपको जाना पड़ेगा, IMF के साथ आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसको बहाल करना पड़ेगा, सब ये बात कह रहे थे। अगर कोई कह रहा था नहीं तो वो इसहाक डार साहब थे। लेकिन आप देखें शहबाज शरीफ साहब से जितनी मिन्नतें तरले करवा रहे हैं IMF वाले, जितनी माफ़ियाँ मंगवा रहे हैं, तो अब तो हमें भी IMF से रहम की अपील करनी चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन सा IMF का ऐसा अहदेदार है जिससे अब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी नहीं मांगी। तो प्लीज़ हम भी आपसे इस्तदा करते हैं कि माफ़ कर दें हमारी हुकूमत को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। गलती हो जाती है, हमारे गलती हुई है, मुझे लगता है भी यही है कि असासे फ़रोख्त करने, तो उससे भी यकीनन कोई ख़ास हेल्प नहीं मिलने वाली। सदीक जान हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।